अगर पिछले सालों हमारे अगर हम पॉलिटी ज्योग्राफी को देखने की कोशिश करें, अगर आप पिछले सालों के आप प्रश्न पत्रों को एनालाइज करें, तो जो दो ब्लॉक है, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 70 के आसपास सवाल देता है। और अगर हम पॉलिटी और ज्योग्राफी को मिलाकर देखें, ये दोनों मिला के 25 प्लस सवाल देते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अस। और मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि सिविल सर्विसेज में कोई भी ऐसा प्रिपरेशन नहीं रह गया है जिसको कहते हैं इट्स ए प्रीलिम्स प्रिपरेशन, इट्स ऑल मेंस प्रिपरेशन। सेम अप्लाइज टू द जुडिशियल सर्विस, सेम अप्लाइज टू स्टेट सर्विस। तो जो कॉन्सेप्ट था प्रीलिम्स का, कभी शायद हुआ करता हो, अब नहीं रह गया। हम पहली बात शुरू करते हैं, भाई हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए? लेट्स अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट। व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन? पर्पस क्या है? आखिर वो क्या रीजन थे कि हमारे देश को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता महसूस हुई? कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड क्यों है? व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड? क्या बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के काम नहीं हो सकता था? अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो क्या भारत के पास कॉन्स्टिट्यूशन था? व्हाट वाज द रीजन टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया? 1858 में क्राउन ने सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ली। First, we need to understand the historical background from which the Constitution has emerged, and we got the Constitution as per our experiences. We should also be thankful to the British Empire that they have taught us how to prepare a constitution, how to draft a constitution. Before 1858, जो अपने और provisions थे, जो 1792, 1830, 1833, ये तीन महत्वपूर्ण थे। ये इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ करते थे। इसको ब्रिटिश साम्राज्य चलाया, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी चलाती थी। तो एक सवाल बड़ा इजी सा हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में कौन कौन से एक्ट पास हुए। तो बिफोर 1858, 1792, 1830, 1833, 1850, ये चार एक्ट पास हुए जिसको हम इंडिया काउंसिल एक्ट कहते थे। These have been passed when the British, when the East India Company was running the country. 1858 में जो पावर हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर हो गया। किसको हुआ? क्राउन को हो गया। इस ट्रांसफर पर क्या हुआ? अब जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ये 15 मेंबर्स के साथ, जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं, इसको बड़ी बदनाम थी है। तो 1858 में जब पावर क्राउन पर ट्रांसफर हुआ, तो कौन करता था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये क्वेश्चन, जिसको असिस्ट करती थी 15 मेंबर्स की काउंसिल, जिसको बोलते थे काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी, यह इंग्लैंड के लोगों के द्वारा बनी थी, कंप्राइजेस सोनली बाय द इंग्लैंड पीपल। जो उसमें कुछ नॉमिनी हुआ करते थे क्राउन के, और अदर होते थे रिप्रेजेंटेटिव्स के थे डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। Every line has the question. Just try to understand. Every line has the question. You apply your mind as much as you can, and you find a number of questions. जितना ही आप दिमाग को अप्लाई करेंगे, आपको उतने ही सवाल मिलते जाएंगे। तो अगला सवाल क्या हो गया कि how the council, the composition of the council. पहला सवाल क्या हो गया? I'm trying to explain why country need a constitution.
For a country need a constitution, we need to understand the background of the constitution. तो जो 1858 में पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, जिसके बाद काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जिस्टेंस हुआ, उस काउंसिल ऑफ इंडिया में दो तरह से, एक नॉमिनी ऑफ द क्राउन, बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब इसको समझिए। अब नाउ वी आर इंटरिंग अबाउट द रिस्पांसिबिलिटी। We see the responsibility. अगला सवाल भी रहा, see the responsibility। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, इसको रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और जो गवर्नर जनरल भारत में शासन करता था, जिसको असिस्ट करती थी उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल हुआ करते थे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री का था, यह यूनिटरी भी था और बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज था। कोई सेपरेशन ऑफ फंक्शंस नहीं थे। और जो सारी अथॉरिटी थी गवर्नमेंट इंडिया की, किसमें बेस्ड थी? गवर्नर जनरल में थी। किसको रिस्पॉन्सिबल था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबल था। Just try to understand what I am trying to build up by these arguments, by these facts. What I am building, रिस्पॉन्सिबल कौन था? ब्रिटिश जनता के लिए था। Why? Because responsible to the Parliament of British. There is no Indian Parliament. तो जो 1858 के बाद जो सरकार की स्थापना होती है, the government which is established in India post 1858, the government is responsible to the British people. Unlike the constitution coming post 1947, जो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया, वह कॉन्स्टिट्यूशन के लिए किस पर रिस्पॉन्सिबल है? इंडियन पीपुल के लिए। प्रेमबिल हम लोग पढ़ेंगे कल परसों, तो हाँ, आई विल एक्सप्लेन इट कि जो सोर्स ऑफ पावर क्या है, द पीपुल ऑफ इंडिया। यहां सोर्स ऑफ पावर क्या है? पीपुल ऑफ इंग्लैंड। तो एक सवाल क्या बना? 1858 के एक्ट के बाद जो सोर्स ऑफ पावर है वो क्या है? ए, पीपुल ऑफ इंडिया, बी, पीपुल ऑफ इंग्लैंड, सी, पीपुल ऑफ इंडिया प्लस पीपुल ऑफ इंग्लैंड, डी, द क्राउन। Try to understand the question simultaneously when I am moving forward. अगर आप सवाल नहीं समझ पा रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो जो देखिए, यह सवाल ये हमने हिस्ट्री में पढ़ा था। Now I am turning the same thing with respect to the polity point of view. जो कंट्रोल था स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का था, वह एब्सोल्यूट था। यह अनकंसर्न थी अबाउट पब्लिक ओपिनियन इंडिया। 1858 के एक्ट का ये 4 पॉइंट है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ 1858 एक्ट। Anyone has a confusion? If you have a confusion, write to us. We'll try to sort out. अब इसके बाद आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अब 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से पहली चीज, ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट। सब चीज मैंने ऑलमोस्ट पढ़ाई हुई है आपको मॉडर्न इंडिया में। जस्ट आई एम टिल्टिंग टुवर्ड्स द पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और गेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट कैसे आता है? जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंक्लूड किए गए।
जो लेजिस्लेटिव बिजनेस को ट्रांजैक्ट किया जाएगा, ठीक है फ्री, इसमें पॉपुलर एलिमेंट इंक्लूड किया गया। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी विच वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली ऑफ ऑफिशियल्स should include certain additional non-official members. अब जो मेंबर नॉमिनेट किए गए उनका कोई रेलिवेंस नहीं था। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह से वह गवर्नमेंट के कार्य को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे। You got it? तो 1861 का इंडिया काउंसिल एक्ट था, ये क्या कह रहा है? आप इसको ध्यान समझने की कोशिश करिए, क्योंकि यहां सवाल बनने की संभावना दिख रही है कि यहां पर पॉपुलर एलिमेंट, एक ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट, ये ऐड किया गया। तो जो इन्होंने इंक्लूड किया कि यह क्या प्रोवाइड करता था कि जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी which was so long composed exclusively of officials should include certain Indian non-official members. आगे क्या है? While transacting legislative business as a legislative council. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के काम में वह काम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम किसी भी तरह से रिप्रेजेंटेटिव नहीं कह सकते या रिप्रेजेंटेटिव नहीं कह सकते। हम क्यों नहीं कह सकते? और न तो हम इनके पास कोई डिलिब्रेशन का अधिकार था, ये किसी भी बात पर कोई बहस जाना नहीं कर सकते थे। तो ये कर क्या सकते थे? ये करते क्या थे? ये सिर्फ सरकार के कामों पर मुहर लगाते थे। ये किसी भी तरह से सरकार के कामों पर कोई आलोचना नहीं कर सकते थे। अगर हम उनके लेजिस्लेचर के काम को देखें तो वो करते क्या थे? जो गवर्नर जनरल के पास पावर क्या था? प्रायर सैंक्शन। कुछ मामलों में जो बिल था उसमें प्रायर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट थी, नहीं तो पेश नहीं हो सकता था। वीटो, कोई बिल अगर पास भी हो गया फॉर एनी रीजन, वह वीटो कर सकता था और उसके पास ऑर्डिनेंस की पावर थी। ऑर्डिनेंस से सिर्फ अथॉरिटी थी, जैसा लेजिस्लेचर सकता था। तो ये क्या बताता है? अब तो क्या है? नो डिलिब्रेशन, नो क्रिटिसिज्म, प्रायर सैंक्शन, वीटो, ऑर्डिनेंस। अगर इसको हम चार्ट फॉर्म में बनावे तो एक सर्किल ये हो गया, 2 सर्किल, 3 सर्किल, 4 सर्किल, 5 सर्किल। ये 5 सर्किल क्या बोल रहे हैं कि जो गवर्नर जनरल की पावर थी वो एब्सोल्यूट थी। जो 1861 का जो इंडिया काउंसिल एक्ट बनता है, उस एक्ट के पास कोई भी पावर नहीं थी। अगर आपका जो प्रीलिम्स का सवाल बनेगा तो ए बी सी डी ई, ये 5 ऑप्शन दे देंगे और इन 5 ऑप्शन से बोलेंगे कि गवर्नर जनरल के पास क्या पावर थी या क्या पावर नहीं थी। इसी को हम और एनालाइज कर देते हैं कि द इंडियन काउंसिल एक्ट 1961 वाज ए पावरलेस एक्ट। व्हाई? ए, Indians cannot criticize it. Option B, prior sanction on certain matters has been required. Option C, the Governor General has the exclusive veto to stop any bill.
Option D. By the way of the ordinance, the governor has the same power as having by the legislative council. इसी को और चेंज करिए. 1961 Act has following facts which is incorrect. A. It has no popular grain of element. B. It has the veto power. C. On certain matters, prior sanction of the Governor General is required. D. The Governor General has the same ordinance making power as the having by the legislature. इसको फिर आप कर दीजिए अलग तरह से सवाल को. Which of the followings are correct? अब इसमें इस समय आप लीजिए, इसको लीजिए, इसको लीजिए और इसको लीजिए. Make questions from these three. A. Governor General does not have the prior. There is no requirement of the prior sanction. E. On certain matters, the prior sanctions are required. C. Governor General has the veto power. D. Governor General has the limited veto power. अब लिमिटेड से फर्क आ गया. गवर्नर जनरल हैज द कंप्लीट वीटो पावर. अब देखिए सिर्फ इसमें सॉल्व आइए, ओनली ऑर्डिनेंस पे. Under the 1861 Indian Council Act, there was an ordinance making power with the Governor General. What is true? A. Governor General do not have the ordinance making power. Option B. Governor General has the power to make ordinance, but some restriction is there. Option C. Governor General's ordinance making power is as good as the power passed by the legislation. Option D. Governor General ordinance making power is subject to the Crown's permission. जब तक आपका बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यह सवाल सही नहीं हो सकते. अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, अब इसमें क्या किया गया? मेजॉरिटी ऑफ ऑफिशियल मेंबर्स रिटेन, और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है नॉमिनी, यहां से फर्क आ गया. यह 1861 के एक्ट में ही था. जो नॉन ऑफिशियल, ये नॉमिनेटेड, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, नॉमिनेटेड विद सर्टेन लोकल बॉडीज. अभी डिस्कसिंग द एनुअल स्टेटमेंट, बजट का डिस्कशन आ गया. एंड एक्सपेंडिचर, addressing question of executive, it is exclusive. 1861 and 1892 को कंपेयर करो. आप एक एक लाइन में लिखो 1861, एक लाइन दो लाइन, चूंकि 150 से 250 सवाल में अगर क्वेश्चन आता है हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन मेड, तो आप 2-3 लाइन में 1861, 1892, 1909, 1919, 1935 लिखो, 3-4-5 लाइन में, क्योंकि यू हैव टू एक्सप्लेन बैकग्राउंड. सवाल कैसा फ्रेम होता है वी डू नॉट नो, बट वी नीड टू प्रिपेयर आल्सो फॉर ऑल इवेंचुअलिटीज. अगर आ गया तो एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होगा? मेजर सवाल तो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाले. अगर ये शब्द आ गया एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आंसर जो होगा 1858, 61, 92, 1909, 1919, 1935 सबका मेंशन होगा. हर एक में एक एक पॉइंट आप लिखो, क्योंकि तब ज्यादा लिखने का स्कोप नहीं है. Because you have the next part of the question will certainly ask about the Indian Constitution. But if the historical background of Indian Constitution has been asked, we need to prepare. We do not lose the marks because we have not thought. हमको इस बात को सोच के तैयार होना है कि historical background, अगर why we need the Constitution अगर सवाल आता है, हमको ये दिखाना पड़ेगा
कि किन परिस्थितियों में हमारा स्वतंत्रता संग्राम चला, जहां पर व्यक्तियों के अधिकार की कोई कीमत नहीं थी। That's why post 1947 has been decided. Rather, not post 1947. I will address another part कि how the Congress was making the constitution throughout the national movement. You can prepare one more question. How the national movement has prepared the constitution. For that, you to visit the each important conferences of the Congress. जितने कांग्रेस के सेशन हुए, तो ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। इसमें क्या किया, एक अटेम्प्ट था रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर। 1861 क्या था, ग्रेन ऑफ पॉपुलर एलिमेंट। यहां पे क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट। अब यहाँ क्या साइज ऑफ काउंसिल को, फिर अगर आप देखें तो हमारा जितना विकास हो रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट का, समय क्या हो रहा है, साइज ऑफ नॉन ऑफिशियल्स को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ क्या इलेक्टेड हो गया। अब आप इसको कंपेयर करिए 1892 से, जस्ट गो बैक टू 1892, जस्ट सी यहां क्या बोल रहे हैं, नॉमिनेटेड both votes, majority of official members, official member क्या, जो सरकार के आती है, will retain the non-official members of Indian nominated by, ये क्या हो गया, एक राइडर लग गया कि ब्रिटिश सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। बंगाल चैम्बर्स एंड प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ये किसकी कहानी है, ये है नॉन ऑफिशियल्स। अब नॉन ऑफिशियल ओके नॉमिनेट किस सर्टेन लोकल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, लेकिन यहां कोई इलेक्शन का प्रोविजन नहीं किया गया है। जस्ट सी वेरी केयरफुली, जस्ट टू ट्राई टू सी वेरी केयरफुली। तो यहां पर क्या है, नॉमिनेशन हो रहा है, लेकिन 1861 से 1892 में परिवर्तन क्या रहा है, परिवर्तन आ रहा है इसका कि कहां से आप नॉमिनेट करोगे, इस बात पर आपको बात कर रहे हैं। दूसरा क्या है, डिस्कसिंग द एनुअल स्टेटमेंट। अब इसके बाद आप पढ़िए 1909। 1909 क्या बोलता है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, रिप्रेजेंटेटिव एंड पॉपुलर एलिमेंट। अभी रिप्रेजेंटेटिव पॉपुलर एलिमेंट किस तरह का था, कैसे क्या किया, वहां पर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स नॉमिनेटेड थे, लेकिन कहां से थे, सर्टेन बॉडीज से थे। ऑफिशियल मेजॉरिटी वाज गॉन। वहां पर क्या था, 1892 में ऑफिशियल मेजॉरिटी नहीं गई थी। एलिमेंट ऑफ इलेक्शन इंट्रोड्यूस्ड, तो एक सवाल बड़ा अच्छा से हो गया, इलेक्शन का एलिमेंट कब आया, 1892। पहली बार इलेक्शन का एलिमेंट कब आया, 1892, 1909, 1919, 1892, 1909, 1919, 1935। अब सवाल की लैंग्वेज देखिएगा क्या होगा, पहली बार इलेक्शन का एलिमेंट कब आया, लेकिन ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन की गई। अब आप इसको देखिए, including elected non-official members, so that official majority was gone. An element of introduced in the legislative council at the center, बात कर रहा है सेंटर की। यहां देखिए इसको, जस्ट सी केयरफुली,
ये बात किसका कर रहा है? ये कर रहा है प्रोविंस की। सेंटर में ऑफिशियल मेजॉरिटी मेंटेन की गई। गॉट इट? प्रोविंस में ऑफिशियल मेजॉरिटी चली गई। क्लियर हुआ? तो जो चेंज किसमें किया? रिलेटिव टू प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यहां पर ज्यादा एडवांस था। द साइज ऑफ दिस काउंसिल वाज enlarged by including non-official members so that official majority was gone। और जो एक एलिमेंट ऑफ इलेक्शन था ये इंट्रोड्यूस किया गया इन लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर, बट ऑफिशियल मेजॉरिटी पास मेंटेन। ये वो नहीं होती है। अब जो फंक्शन था इस काउंसिल का, जो डिलिबरेटिव फंक्शन था, आप याद करिए मैंने पहले बताया था, देयर इज नो डिलिबरेशन 1861, इसको बढ़ाया गया, इनको अपॉर्चुनिटी दी गई इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी। कैसे? बाय मूविंग रेजोल्यूशंस ऑन द बजट, मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। लेकिन क्या है, सेव मतलब एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद तो रहेंगे ही रहेंगे, नहीं उनका काम कैसे चलेगा? कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अभी यही सवाल बन जाएगा, आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन अफेयर्स एंड द इंडियन स्टेट। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए। रीड दिस carefully, understand this carefully। जो डिलिबरेटिव फंक्शन था लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको इंक्रीज किया गया। इंक्रीज करने से क्या हुआ? उनको अपॉर्चुनिटी दिया कि जो पॉलिसी है एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको आप इन्फ्लुएंस कर सको, आप बजट पर आप कोई रेजोल्यूशन मूव कर सको। और ऐसे फैक्टर, ऐसे मैटर जो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं लेकिन कुछ मामलों पर आप नहीं कर सकते हो। तो 3 मामले क्या हो गए? आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन अफेयर्स एंड इंडियन स्टेट्स। और यह बड़ा सवाल हर बार आता था, सेपरेट इलेक्टोरेट, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ? मुस्लिम बहुल जो मतदाता क्षेत्र है, जहां पर उन्होंने बड़ा ये सेपरेट इलेक्टोरेट है, वहां पर सिर्फ मुस्लिम ही वोट दे पाएंगे, वहां पर नॉन मुस्लिम वोट नहीं दे पाएंगे। आई हैव टोल्ड दिस ए नंबर ऑफ टाइम्स। उसको आती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। अब 1919 का जो रिफॉर्म क्यों आया? क्योंकि जो रिफॉर्म 1909 का था वो फेल कर गया और नेशनलिस्ट एक्टिविटीज फास्ट हो रही थी। अब जो ये रिफॉर्म था, यह भी कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को रिड्यूस नहीं कर रहा था। तो 1909 के रिफॉर्म से लोग असंतुष्ट थे, तो 1919 में एक सब्सटेंटिव चेंज लाया गया। और यह भी रिफॉर्म जो बना, जो कहा गया वो नहीं किया गया, कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं लाया गया। और फाइनल डिसीजन जो है किसके हाथ रहा? इररिस्पांसिबल एग्जीक्यूटिव के हाथ में रहा। अब डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, व्हाट इज डायरकी, जिसको हिंदी बोलते हैं द्वैध शासन। डायरकी मतलब द्वैध शासन। अब उसका मतलब क्या हो गया? ये कहा क्या गया कि हम रिस्पांसिबल गवर्नमेंट चाहते हैं प्रोविंस पे, और इस रिस्पांसिबल गवर्नमेंट के लाने में क्या क्या होंगे?
सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डिवाइड किया दो कैटेगरी में, सेंट्रल एंड प्रोविंस। अब क्या किया सरकार ने, उसने सेंट्रल और प्रोविंस दो में डिसाइड किया। सरकार ने जितने सब्जेक्ट्स थे दो भागों में डिसाइड कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है ये तो एक्सक्लूसिवली उनके पास रहेगा ही रहेगा। अब जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है इसको भी दो भाग कर दिया, ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। जो रिजर्व सब्जेक्ट है ये चला गया अगेन सेंटर के पास, ट्रांसफर्ड आया प्रोविंस के पास। कैसे कैसे के पास ये आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो यह जो डिवीजन हुआ एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को ले डाउन, नैरो स्फीयर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो आप कह सकते हो फर्स्ट टाइम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की संकल्पना 1919 के एक्ट से आती है। बाय 1919 एक्ट a responsible government in a narrow sphere, a responsible government in narrow sphere has been established in the province. इस पर सवाल अक्सर आ सकते हैं, बड़ा अच्छा टॉपिक टू अंडरस्टैंड। अब जो रूल मेड हुआ 1919 एक्ट से, जिसको कहते हैं डिवोल्यूशन रूल, उसने क्या किया, सब्जेक्ट्स का सेपरेशन किया। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जितने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो सेंट्रल पास करें। तो जो फर्स्ट डिवीजन है जो सेंट्रल और प्रोविंस के बीच है वही बात करें। आई एम नॉट टॉकिंग द प्रोविंस सब डिवीजन राइट नाउ, जस्ट ट्राई टू कंसंट्रेट ओनली द गवर्नमेंट हैज मेड द टू प्रोविजंस, वन द सेंट्रल सब्जेक्ट, वन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट। जो सेंट्रल को सब्जेक्ट दिए गए सारे महत्वपूर्ण दिए गए। जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू था उसको भी डिवाइड कर दिया टू कैटेगरीज में। क्यों? ताकि प्रोविंस जो है वह अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला सके और अपना रेवेन्यू रेज कर सके। इसलिए प्रोविंशियल बजट को सेपरेट कर दिया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था इसको एम्पावर कर दिया गया टू प्रेजेंट इट्स ओन बजट और अपना टैक्स लगावे वो जो उसका प्रोविंशियल सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो उसका अपना सब्जेक्ट है। लेकिन इसको आप फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कह सकते हैं। व्हाई? यह जो डिवीजन है फेडरल नहीं। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो earmark distinction. It depends upon the government what he wants to give the province, what he does not want to give to the province. When we understand the federal structure of the constitution, then we found this: it is not federal. अब सवाल क्या बन गया कि 1919 का एक्ट, you note down a question. The Government of India Act 1919 is not a federal distribution of power. Elaborate. इतना ही लेकर छोड़ देंगे। The 1999 Government of India Act is not a federal, is not giving a federal distribution of power.
अब जो 1919 का एक्ट था, इसमें जो प्रोविंस था, ये पाता किसे, अब ये फेडरल क्यों नहीं था, ये पाता था बाय वे ऑफ डेलीगेशन। जो सेंट्रल ने डेलीगेट किया, कोई कोई प्रोविंस के पास कोई राइट नहीं था, सेंट्रल का डेलीगेशन था। व्हाट्सएवर द सेंट्रल हैज डेलीगेटेड वो इसको मिलेगा। जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था वह पावर रिटेन करता था फॉर द होल ऑफ इंडिया। Related to any subject, if you see the Constitution of India, Central has no such right defined in the Constitution. संविधान में लिखा गया है क्या राज्य का है और क्या केंद्र का है। There is no delegation of power. There is no delegation. It is emerging from the Constitution. Whatever the state is getting, it's emerging from the Constitution. But here, it is a delegation from the central. जो पावर थी रिटेन करने की किसी भी सब्जेक्ट में, वह किसमें थी, paramount power of the central. It is not in our Constitution. और सेंट्रल के पास पावर थी, वो लॉ बना सकता है फॉर पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ द टेरिटरीज फॉर टाइम बीइंग कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्रोविंस। तो जो सेंट्रल के पास लेजिस्लेचर था, उसके पास जो पावर था वो मेक लॉ फॉर पीस एंड गुड गवर्नमेंट फॉर द टाइम बीइंग कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्रोविंस। ये क्या कह रहा है कि 1919 के एक्ट में जो राज्य सरकारें हैं, वो राज्य सरकारों के पास बहुत ज्यादा पावर बिल्कुल नहीं थी। क्लियर नहीं क्लियर हुआ? किसको क्लियर नहीं हुआ? एनीवन हैज एनी डाउट? नो। Yes, Soumya Dubey, what's doubt? Okay. जो गवर्नर जनरल जो डिवीजन ऑफ पावर था, आप डिवीजन ऑफ पावर देखिए, तो 1919 का एक्ट था। इस 1919 के एक्ट में जो प्रोविंस का पावर था वो बाय वे ऑफ डेलीगेशन था। यह डेलीगेशन था फॉर द सेंट्रल। अब आप हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करिए, तो आज के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेलीगेशन नहीं है, संविधान में ही लिखा गया है, संविधान में ही लिखा गया है। लेकिन 1919 के एक्ट में कोई संविधान तो कोई था नहीं उस समय। तो जो भी राज्य को प्राप्ति हो रही थी, वो सारी की सारी जो राज्य को प्राप्ति थी ताकतें, वह केंद्र डेलीगेट करता था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था वह रिटेन करता था पावर फॉर द होल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू एनी सब्जेक्ट। तो जो पैरामाउंट पावर था और द सेंट्रल लेजिस्लेचर, और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पास पावर था टू मेक लॉज फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट स्टेटस फॉर टाइम बीइंग कॉन्स्टिट्यूटिंग द प्रोविंस। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को जो भी पावर प्राप्त था वह केंद्र, अब आप इसको अगर पूरा समझने कुछ एकदम आसान शब्दों में, तो जो भी राज्य को शक्तियां प्राप्त थी वह केंद्र के द्वारा दी गई थी। तो जो राज्य अपने जो भी राज्य चलाने की कोशिश करता था वह केंद्र के द्वारा निर्देशित राज्य होता था।
केंद्र राज्य के पास अपना कोई इंडिपेंडेंट ताकत नहीं थी, कि कोई संविधान तो था नहीं उस समय। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, वह प्रोविंशियल गवर्नमेंट पैरामाउंट पावर सेंट्रल के अधीन थी। और जो प्रोविंशियल के पास पावर था कानून बनाने का, वह केंद्र के द्वारा दिया गया अधिकार था, किसी संविधान के द्वारा प्राप्त अधिकार नहीं था। क्लियर? नॉट क्लियर? किसी को क्लियर नहीं था? समवन रोट इट्स नॉट क्लियर। अब let's understand the control of Governor General over the provincial legislation. अब देखिए सिस्टम क्या था, गवर्नर जनरल एंड गवर्नर। गवर्नर क्या देखते थे? वो प्रोविंस के हेड होते थे। तो अब इस प्रोविंस पर गवर्नर जनरल का कंट्रोल कैसे था? अगेन रिपीटिंग, there is a governor who was controlling the province, or the governor is the main person for the province. Governor general is looking for the whole country, governor is looking for the individual province. Now let's understand गवर्नर जनरल कैसे प्रोविंस को कंट्रोल करता था। तो जो गवर्नर जनरल था वह कैसे प्रोविंशियल डिसीजन कंट्रोल करता था। तो कंट्रोल कैसे था? अगर कोई प्रोविंशियल बिल पास होता है, वह लॉ तभी बन पाएगा जब गवर्नर जनरल उसकी सहमति देगा। पॉइंट नंबर 1, I'm repeating. अगर कोई प्रोविंशियल लेजिस्लेशन, कोई प्रोविंशियल बिल पास करता है, उस प्रोविंशियल बिल को गवर्नर स्वीकार करता, गवर्नर एसेंट देता, देन ऑल्सो ये लॉ तभी बनेगा व्हेन गवर्नर जनरल गिव एसेंट। सेकेंड, रिजर्व बिल। गवर्नर के पास एक पावर था कि ही कैन रिजर्व बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नर जनरल। पॉइंट नंबर 2, when अगर वो किसी स्पेसिफाइड मैटर के अंदर आता है, गवर्नर जनरल को रिजर्व करने का अधिकार था फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नर इफ इट रिलेटेड टू मैटर स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द रूल्स मेड अंडर द एक्ट। इट्स क्लियर? नॉट क्लियर? No responsibility was introduced at the center. Governor General responsible था only to the British Parliament. सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्लीज एक बार मैसेज देख लीजिए टेलीग्राम पे। Some problem?